बेटा पहला क्वेश्चन। अरे भाई ये पेपर 5 नहीं है, क्या हो गया? ये पेपर 4 का टॉपिक है। बेटा जी ये पेपर 5 नहीं है, ये पेपर 4 पढ़ा रहा हूं मैं आपको। पेपर 4 की जो आपको बुक्स दी हैं उसमें ठीक है, जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। जिनके पास पास पेपर्स नहीं है वो ऑनलाइन खोल लें पेपर्स को, सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैं आपको डिटेल दिखा दूं एक दफा जो आपने पढ़ी थी। This is exactly what you have studied. इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में बेसिक लाइंस हमने ये करी थी कि ये ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आप सेपरेशन कर सकते हैं करंट यूज करके चार्ज कंपोनेंट्स को, और अगर कोई कंपोनेंट अनचार्ज है तो वो इससे सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो चार्ज कंपोनेंट्स इससे सेपरेट हो जाएंगे और अनचार्ज कंपोनेंट्स इससे सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी ये पहली पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो 2 नंबर का है। इसके बाद है कि करंट जब फ्लो करता है तो जाहिर है डिपेंड करती है सेपरेशन किस पर, मास पर, कंपोनेंट जो अलग हो रहा है उसके, और उसके चार्ज पर। ये 2 मेन चीजें हैं जिस पर डिपेंड करता है कि उसकी सेपरेशन कैसे होगी। अच्छा, इस पे पीएच ऑफ बफर भी अफेक्ट करेगी, और वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि हाउ इट वर्क्स। डायग्राम मैंने सिखाई थी, ये रही डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की डायग्राम ये रही। और फिर मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स को इन डिफरेंट पीएच मीडियम्स, उनका स्ट्रक्चर और उनके ऊपर क्या चार्ज होगा वो हम कैसे लगाते हैं। ये सब चीजें मैं आपको लास्ट टाइम इसमें सिखा चुका हूं। ठीक है, आज आइए यही काम हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन करना है, और वो क्या है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आ रहा है, modern methods of chemical analysis often rely on the interpretation of data gathered from instrumental techniques. Electrophoresis and paper chromatography can both be used to separate amino acids from a mixture obtained from polypeptides. पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा अमीनो एसिड इन चेन जुड़े हुए हों, उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो अगर पॉलीपेप्टाइड्स की चेन में आपके पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, तो कौन कौन से अमीनो एसिड लगे हुए हैं ये आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, उसने एक डायग्राम बना के दी है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, एंड सो फार दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम जो कि आप बना सकते हैं। बट I'll suggest you to draw the same diagram which I have shown you. That is the most appropriate diagram. ये भी चलेगी, ये गलत नहीं है, of course. अच्छा जी, अब वो कहता है in each case give one property of amino acid that causes their separation. Electrophoresis, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे सेपरेशन हो रही है ये इसकी प्रिंसिपल उसने पूछा है यहाँ पर। तो आप बोलते हैं कि अमीनो एसिड्स फॉर्म चार्ज्ड आयंस या चार्ज्ड कंपोनेंट्स इन डिफरेंट पीएच एनवायरनमेंट्स। तो जो पीएच एनवायरनमेंट में उसका चार्ज बनेगा, उस चार्ज के बिहाफ पर उसको सेपरेट किया जा सकता है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसका पार्ट डी है, और डी पार्ट इज सो फार द इजीएस्ट पार्ट इन दिस केस। वो कहते हैं द डायग्राम shows the results of electrophoresis on a mixture of amino acids glycine, lysine and glutamic acid at pH 7.
द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स एट pH 7 आर शोन। अब उसने आपको खुद बना के दे दिए हैं स्ट्रक्चर, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता भाई। उसने आपको खुद स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए कि कौन सा अमीनो एसिड इस 7 pH पर किस हाल में होगा। अब जरा पहले स्ट्रक्चर को देखें, ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन के ऊपर एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब है ओवरऑल इस पर चार्ज क्या आ रहा है, 0। लाइसिन को देखें, इसमें एक प्लस ये रहा और दूसरा प्लस ये रहा, तो 2 प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब है ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर +1 आ गया। इसी तरीके से ग्लूटामिक एसिड को देखो तो इसमें एक प्लस है ये रहा और 2 माइनस है, यानी कि -2, तो +1 और -2 मेक्स एन ओवरऑल -1। तो इसका मतलब है इन तीनों अमीनो एसिड्स पर एट 7 pH जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक पर न्यूट्रल है, नो चार्ज, एक पर है +1 चार्ज और एक पे है -1 चार्ज। अब वो कहता है कि स्पॉट ऑफ द मिक्सचर अप्लाइड हियर, यानी कि इस इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम में आपके पास जो स्पॉट लगाया गया है मिक्सचर का वो यहां लगाया गया है इन द सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर में स्पॉट लगाने के बाद जब थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई तो एक आपको डॉट यहीं दिखा, एक डॉट आपको आर यहां दिखा और एक डॉट आपको टी यहां दिखा, और यहां पे उन्होंने टर्मिनल्स बता दिए कि ये इस टर्मिनल पे, ये इस टर्मिनल पे। तो आप खुद सोच के बताओ कि वो चीज जो प्लस चार्ज है वो किस तरफ ट्रेवल करेगी, माइनस की तरफ, और प्लस चार्ज चीज इसमें क्या है, वो है +1 चार्ज लाइसिन। तो इसका मतलब है कि ये डॉट किसका है, लाइसिन का, तो हमने लिख दिया T स्टैंड्स फॉर लाइसिन। अच्छा, अब व्हाट अबाउट S? S सेंटर में ही है, वो ना प्लस की तरफ गया ना माइनस की तरफ गया। इसका मतलब ये है कि S was not even charged, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो चीज चार्ज नहीं होती वो इससे सेपरेट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज नहीं होगा। और अब आप देख लें इनमें से कौन सी चीज चार्ज नहीं है, इट इज एक्चुअली द ग्लाइसिन, वो चीज ओवरऑल न्यूट्रल आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो S होगा ये किसका होगा, ये ग्लाइसिन का होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग R पे। R क्या चीज होगी, R +1 की तरफ गया है, प्लस की तरफ गया है ना, तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये माइनस चार्ज होगा। अब माइनस चार्ज यहां पे क्या चीज दिख रही है, इट इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड R की तरफ गया होगा, तो इसका मतलब R ग्लूटामिक एसिड हो गया, S ग्लाइसिन हो गया और T ये ग्लूटामिक एसिड हो, सॉरी क्या हो गया, लाइसिन हो गया। बात समझ आ रही है? जी जनाब, यहां तक कंफ्यूजन है तो पूछो। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आसान, लेकिन अभी फिलहाल हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद दे दिए थे। उसने जो स्ट्रक्चर दिए हैं आप उनको देखो, ये देखो, उसने कहा है कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स एट 7 pH आर शोन। उसने pH पर खुद उनके स्ट्रक्चर्स दे दिए। हमने तो सिर्फ उसमें ये गिनती करके देखा है कि ओवरऑल चार्ज क्या निकल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ में प्लस भी है माइनस भी है कहीं कहीं, तो हमने सिर्फ गिनती करके देखा है कि उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या निकल रहा है। समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जून 2016 का, क्वेश्चन नंबर 7 है और वेरिएंट 4.2। आपके पास जो बुक्स हैं उसमें भी है, और नहीं है तो आप नेट से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या शुरू हो रहा है, वो कहता है अमीनो एसिड्स कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द apparatus used to separate a mixture of by electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने मिक्सचर को सेपरेट करने हैं तो आप उसकी डायग्राम बनाइए, ठीक है। और मैंने अभी जो आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, बड़ा बताई थी
कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये डायग्राम आपने बनानी है. दिस इज द डायग्राम यू विल ड्रॉ फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस. और इसकी एक एक चीज मैंने बताई थी, क्या चीज क्या काम कर रही है इन द मैथड. ठीक है, तो ये आपने डायग्राम बना लिया. अच्छा जी, अब आते हैं अगले पार्ट पे. वो कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है? तो ये हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किन को सेपरेट कर सकती है? चार्ज्ड कंपोनेंट्स को. तो वही आपने लिख दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्रिंग्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है, using current. Uncharged particles cannot be separated. ये इसका दूसरा पॉइंट. ठीक है, अब वो कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब जरा समझिए, ये कहानी है, इसमें स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूजुअली कैरिड आउट इन अ बफर सॉल्यूशन. वो कहता है गिवन 3 buffers with pH value 2, 7 and 12. यानी एक बफर एसिडिक है 2 वाला, एक न्यूट्रल है 7 वाला, और एक अल्कलाइन बफर है 12 वाला. वो कहता है सजेस्ट करो विद रीजन विच बफर वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स. अब ये जो नीचे उसने अमीनो एसिड्स दिए, इनकी सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड या कौन सा बफर इज मोस्ट सुटेबल. अब आपने काम करना पड़ेगा कि आपने हर डिफरेंट पीएच पर इन अमीनो एसिड्स को देखना पड़ेगा कि इन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि यार ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अमीनो एसिड्स के, जैसे उसने लिखा है ASP. ASP स्टैंड्स फॉर एस्पार्टिक एसिड. VAL स्टैंड्स फॉर वेलिन. तो इनके स्ट्रक्चर मिलेंगे कहां आपको? अब भाई मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं कहां होंगे. ये आपने डाटा बुकलेट खोली, और डाटा बुकलेट में ये जो पेज 17 के पहले 16 पेज होगा, ये रहा. ठीक है, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स. ये यहां पर कुछ अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं जो उसने दिए हैं. अब इस अमीनो एसिड में आप जनरल स्ट्रक्चर देखो तो वो तो सेम है. NH से CH बॉन्डेड है और उससे COH बॉन्डेड है. अब उस CH से जो भी R की चेन लगी हुई है, दैट इज एक्चुअली गिविंग यू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड. अब R की चेन क्या लगाएंगे तो हमारे पास वैलिन बनेगा. वो ये रही स्ट्रक्चर. R की जगह आप ये लगा दें तो ये वैलिन बन जाएगा. और अगर R की जगह आप एस्पार्टिक एसिड में देखें तो एस्पार्टिक एसिड में क्या लगा हुआ है? CH2COOH. सही है, तो R की जगह आप ये लगा दें, ये एस्पार्टिक एसिड है, और R की जगह आप ये लगा दें तो ये वैलिन है. ठीक है, तो ये मैंने यहां पे उठा के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए. कहां गए स्ट्रक्चर्स? ये है एस्पार्टिक एसिड का और वैलिन का. ये देखिए, ये जनरल स्ट्रक्चर था, ये आ गया एस्पार्टिक एसिड का, और ये आ गया वैलिन का. ठीक है, ये मैंने डेटा बुकलेट से उठा के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए. अच्छा, अब किस पीएच पर उसने कहा है कि काम करना है? उसने कहा है कि 3 पीएच है जिन पर काम करना है. एक है 7, एक है 2 और एक है 12. तो एक एक करके देखते हैं कि पीएच 7 पे, पीएच 12 पे और पीएच 2 पे इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे. जी जनाब, कोई बताएगा कि अगर हम pH 12 की बात करें तो pH 12 का मतलब क्या होता है? pH 12 का मतलब होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन. और अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें OH आयन बहुत सारे हैं. और अगर OH आयन बहुत सारे होंगे तो इन अमीनो एसिड्स का कौन सा पार्ट ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होगा, उसको OH माइनस को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा? इनका एसिडिक पार्ट. और एसिडिक पार्ट कौन सा है? COOH वाला. ये पार्ट एसिडिक पार्ट है
तो सॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा अल्कलाइन है तो इनका ये पार्ट उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उससे रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो सोचें यहां से एक H निकला तो ये H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आ गया, और यहां से भी जाहिर है एक H प्लस निकला होगा तो यहाँ भी माइनस आ गया होगा। तो -1 यहाँ, -1 यहाँ, इसका मतलब है एस्पार्टिक एसिड 12 pH पे -2 चार्ज शो करेगा विद दिस स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? जी जनाब, इज इट क्लियर सो फार? यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ओके, तो ये दोनों H हटे तो यहां पर -1 और -1 आ गया, तो इसका मतलब है ओवरऑल चार्ज -2 हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखिए वैलीन को, वैलीन का क्या होगा 12 pH पर? जाहिर है 12 pH पर OH माइनस बहुत सारे हैं। अब जब OH माइनस बहुत सारे होंगे इसका मतलब यह है कि H प्लस विल टेक पार्ट इन दैट केस, और H प्लस यहां पे कहां है? यहां COOH में H प्लस है। इसका मतलब सिर्फ एक H निकलेगा, और एक H निकलेगा तो यहां पर क्या चार्ज हो जाएगा ओवरऑल वैलीन पर? -1 का। ये देखिए, अब वैलीन का स्ट्रक्चर देख लें। मैंने सिर्फ ये वाला एक H निकाल दिया, क्योंकि ये जाके न्यूट्रलाइजेशन में लग गया अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो इसलिए ये H निकल जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर यहां से माइनस है, बाकी सब जगह से एज इट इज है। तो pH 12 पर एस्पार्टिक एसिड का -2 चार्ज है, और pH 12 पर वैलीन का -1 चार्ज। क्या इससे आप सेपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि उसने यहां पे कहा है कि इन तीनों pH को यूज कीजिए और कोई एक pH सिलेक्ट करके आप बताइए कि एस्पार्टिक एसिड और वैलीन कैसे सेपरेट हो सकता है, तो और उसका रीजन भी बताइए। तो अभी हमने कहा pH 12 पर ये सेपरेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक का चार्ज है -2 और एक का चार्ज है -1। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ऊपर डायग्राम में आपने देखा था कि जब हम लोग इसको बीच में स्पॉट लगाएंगे इसका, और एक का चार्ज है -2 तो वो बहुत तेजी से प्लस की तरफ दौड़ेगा, और एक का चार्ज है -1 तो उसका मतलब वो थोड़ा सा स्लो दौड़ेगा प्लस की तरफ। इसका मतलब है यहां पर हमें दो स्पॉट्स दिखेंगे, जो कि एक्सट्रीमली राइट दिखेगा वो हमारे पास होगा +1 वाला चार्ज, और जो एक्सट्रीमली लेफ्ट दिखेगा वो क्या होगा? वो -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यस, ये जो है क्या कहते हैं, वैलीन और एस्पार्टिक एसिड 12 pH से सेपरेट हो सकते हैं। सही है। अब आइए जरा pH 12 के बाद pH 7 पर भी देखते हैं। अब pH 7 का मतलब क्या है? pH 7 का मतलब है सॉल्यूशन में जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये न्यूट्रल pH है, और इस पर हर पार्ट इसका अमीनो एसिड का एक्टिव हो जाएगा, यानी कि NH2 वाला पार्ट भी एक्टिव हो जाएगा और COOH वाला पार्ट भी एक्टिव हो जाएगा। कैसे? अब सोचिए, एस्पार्टिक एसिड का जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 2 COOH है, और अगर एक्टिव करता हूं एसिड पार्ट, इसका मतलब है 2 H प्लस निकाल दूं, और अल्कलाइन पार्ट एक ही है NH2, तो NH2 पर एक H गेन करा दूं तो NH3 प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों HH निकल गए COH के, और वो COH के जो 2 H निकले उनमें से एक H जाके NH2 पर भी लग गया, तो उसको बना दिया NH3 प्लस। तो इसका मतलब है ओवरऑल चार्ज एस्पार्टिक एसिड पर इस वक्त क्या आ रहा होगा? -1। सही है, बात समझ आ रही? और इसी तरीके से अगर मैं वैलीन का स्ट्रक्चर देखूं तो वैलीन में क्या होगा? वैलीन में एक तरफ से COH निकला, H निकला, और एक तरफ से NH2 में आके जुड़ गया। तो इसका मतलब है कि वैलीन इस वक्त क्या रहा? +1 -1 मेक्स एन ओवरऑल 0। तो अब एक चीज -1 है और एक चीज है 0। सो कैन यू से कि जी pH 7 से भी हम इस सेपरेशन कर सकते हैं इस चीज की, pH 7 से। क्यों? pH 7 पर एक चीज का चार्ज अलग है, दूसरी चीज का चार्ज अलग है, विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो -1 है और 0 है। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली यूज दिस pH 7 एज वेल। अब आइए pH 2 वाले की कहानी देखते हैं। pH 2 का मतलब है एसिडिक pH। अब अगर pH एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन में क्या चीज ज्यादा है? H प्लस आइंस। ठीक है, अगर सोल्यूशन में H प्लस आइंस ज्यादा है तो क्या होगा कि
एस्पार्टिक एसिड का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका H प्लस आयन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो NH2 पार्ट है ये एक्टिवेट होगा क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, तो ये इस पर एक H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, सही। तो बेसिकली हमारे पास एस्पार्टिक एसिड के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा है विच इज वैलीन, तो वैलीन के स्ट्रक्चर में भी क्या चार्ज आएगा, PH2 का मतलब है कि PH2 का मतलब है कि सॉल्यूशन में न्यूट्रल एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, PH2 का मतलब है। अगर PH2 का मतलब एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब है H प्लस आयन ज्यादा है, और अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में से H प्लस आयन वैलीन एक्सेप्ट करता रहेगा, ठीक है। तो ये NH3 प्लस बना लेगा, तो इसका मतलब है कि वैलीन पर भी +1 चार्ज आएगा और एस्पार्टिक एसिड पर भी +1 चार्ज आएगा। अब अगर दोनों का चार्ज बराबर है तो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, बट यस अगर बहुत ह्यूज डिफरेंस होता तो हम आराम से सेपरेट कर सकते थे, लेकिन अगर बहुत माइनर डिफरेंस है इन द मास तो हम उसको मास से एग्जाम्पल नहीं देंगे, सही। इसका मतलब है दिस PH2 इज नॉट वेरी सुटेबल टू बी यूज्ड फॉर दिस सेपरेशन। जी जनाब, इज दैट क्लियर, यहां तक समझ आ गई ये बात। तो अपने दूसरे कॉम्बिनेशन पे आऊं, जो दूसरा उसने कॉम्बिनेशन दिया लाइसिन और सीरीन। जी जनाब, लाइसिन और सीरीन का हमने डेटा बुकलेट से स्ट्रक्चर देखा। अब देख लें, इस R की जगह जैसे मैंने लाइसिन में देखें R की जगह मैंने CH2 4 दफा और NH2 लगाया, ये देखिए लाइसिन में CH2 1 2 3 4 दफा और उसके बाद NH2। इसी तरीके से ये जो सीरीन है, सीरीन में CH2OH लगा हुआ है R की जगह, ये आ गया R की जगह CH2OH सीरीन, समझ। तो अब जो स्ट्रक्चर है आपके पास वो क्या है, वो स्ट्रक्चर्स हैं कुछ इस तरीके से लाइसिन और सीरीन के, ठीक है। अब अगर मैं इनको डिफरेंट पीएच में देखूं तो मुझे बता सकते हैं क्या क्या आंसर आएगा। अगर मैं pH 12 पर देखूं तो pH 12 का मतलब क्या है, सोल्यूशन इज अल्कलाइन, और अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूशन में OH माइनस बहुत ज्यादा है। अगर OH माइनस बहुत ज्यादा है तो इसमें से, ठीक है, H प्लस निकल रहा हो। अब H प्लस कहां है जो निकल सकता है, सिर्फ एक जगह है, लाइसिन में, इसीलिए इसका चार्ज -1 होगा एट pH 12। अब इसी तरीके से pH 12 पर सीरीन का क्या चार्ज होगा, सीरीन का चार्ज वही, अगर 12 pH की आप बात करते हैं तो H प्लस ज्यादा है, ठीक है, तो H प्लस ज्यादा होने की वजह से NH2 पर जाके लग जाएगा, ठीक है, और NH2 पर जाके लग जाएगा H प्लस अगर ज्यादा है, और अल्कलाइन है अगर, तो अल्कलाइन में जैसे 12 pH है अल्कलाइन, तो OH ज्यादा है तो उससे H निकल जाएगा, तो H यहाँ पे कहां है, यहाँ COOH पर एक H है, ये रहा, समझ रहे, तो ये एक H निकला, और जब ये एक H निकला तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पर ये भी कंफ्यूज हैं कि सर यहाँ पर OH पार्ट क्यों नहीं ले रहा रिएक्शन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि देखो अल्कोहल जो है, जो OH ग्रुप है, दैट इज अ न्यूट्रल ग्रुप, वो एसिड नहीं है, और अगर यही OH का ग्रुप मैं बेंजीन के ऊपर लगा दूं तो फिर वो कहलाता है फिनोल, और फिर फिनोल्स आर एसिडिक। समझ आ रही है मेरी बात। तो इसीलिए हम लोग एट डिफरेंट pH इन अमीनो एसिड्स का चार्ज निकाल रहे हैं। अच्छा, ये बता दूं pH 2 पर दोनों के स्ट्रक्चर क्या होंगे। pH 2 का मतलब है कि सॉल्यूशन में H प्लस बहुत ज्यादा है। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं, pH 2 का मतलब है सॉल्यूशन में H प्लस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसिडिक है ना, तो अगर H प्लस बहुत ज्यादा होगा तो होगा क्या
कि इनके इस पार्ट पर आके H प्लस लगना शुरू हो जाएगा, जहां जहां भी ये पार्ट है। अब जैसे ही इस पर H प्लस आके लगेगा तो लाइसिन में तो 2 H प्लस जुड़ गए। इसका मतलब क्या है, लाइसिन का स्ट्रक्चर +2 चार्ज पे आ जाएगा और सीरीन में सिर्फ कितने H प्लस जुड़ सकते हैं, एक। तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। तो ये +2 और ये +1। समझ आई कहानी? अच्छा जी, अब आते हैं pH 7 पर। pH 7 पर 1+1 क्यों है, ये भी बता देता हूं। देखो, pH 7 का मतलब है जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस है, यानी कि जितने OH माइनस है उतने ही H प्लस है, याद रहे। इसका मतलब है जितना ही एसिडिक है उतना बेसिक, उतना सब कुछ निकलेगा इसमें से। इसका मतलब है अगर OH माइनस बहुत सारे हैं तो वो इसके H प्लस को खा जाएंगे, और अगर H प्लस बहुत सारे हैं तो वो इस पे यहां और यहां आके जुड़ जाएंगे। तो इसमें से निकला एक OH, एक H प्लस निकला, इसका मतलब है -1 यहां हो गया और 2 H प्लस जुड़ गए, यानी कि +1 और +1 यहां हो गया। तो +1 +1 +2 और -1, +2 और -1 का ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा, +1। इसीलिए 7 pH पर ये चार्ज क्या आ रहा है, +1। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन बफर होगा उस बफर की वजह से क्या आयंस या इन अमीनो एसिड्स की चार्जेस होंगे, और उसके हिसाब से हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे। समझ आ रही? ये हो गया। तो अब अगर आप इन तीनों केसेस को देखें, pH 12 को, pH 7 को और pH 2 को, तो which pH is the most suitable pH to bring about these amino acids separation? पहला वाला pH 12 बिल्कुल काम का नहीं लग रहा। क्यों? कि दोनों का चार्ज -1 हो रहा है, एक ही तरफ मूव कर रहे होंगे। बहुत थोड़ा सा फर्क है इनके MR में, इस वजह से थोड़ा सा दूर दूर होंगे, लेकिन वो इतना क्लोज होंगे कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर मैं pH 7 की बात करूं तो यस, pH 7 पे बड़ी आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक 0 है, वो चलेगा ही नहीं, न्यूट्रल है वो, और एक +1 चार्ज है तो वो माइनस की तरफ चलेगा। और इसका pH 2 भी सेपरेट आप कर सकते हैं इससे। क्यों? क्योंकि pH 2 में भी +1 थोड़ा स्लो चलेगा और +2 थोड़ा सा तेज चलेगा, क्योंकि +2 का चार्ज है मोर अट्रैक्टेड। तो +2 आगे तक चला जाएगा और +1 थोड़ा पीछे रहेगा। तो इससे भी आप सेपरेट कर सकते हैं, बट आइडियली इसकी सेपरेशन pH 7 से हो सकती है, क्योंकि pH 7 पर एग्जैक्टली चार्ज अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद तीसरा केस उसने कॉम्बिनेशन में दिया है टायर और फी। टायर का मतलब होता है टायरोसिन और फी का मतलब होता है फिनाइल एलेनिन। इसको किससे अलग कर सकते हैं, इन्हीं तीनों मिक्सचर में से। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर बना लेना है। ये रहे फिर स्ट्रक्चर्स जो डाटा बुकलेट में गिवन है। आर की जगह इसके CH2OH, CH2 बेंजीन रिंग OH यानी फिनोल लगा हुआ है, और उसके बेंजीन रिंग लगा हुआ है, उसमें कोई फिनोल टाइप की चीज नहीं है। ठीक है, आप एक एक करके मुझे बताइए, pH 12 पर, pH 7 पर और pH 2 पर इनके क्या चार्जेस होंगे। जी जनाब, कोई बता देगा क्या चार्जेस होंगे? पहले pH 12 से शुरू करते हैं। pH 12, pH 12 इज अल्कलाइन pH। अल्कलाइन pH का मतलब है सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा है तो वो इसके किस चीज पे काम करेगा,
इसके एसिडिक पार्ट पे काम करेगा और H प्लस निकाल लेगा। OH ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसका H प्लस निकालेगा, और इसके अंदर लेफ्ट हैंड पे टायरोसिन जो बना हुआ है उसके अंदर H प्लस देने वाले दो ग्रुप हैं। याद रहे मैंने अभी बताया फिनोल भी एसिडिक है और COOH तो एसिडिक है, सो है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, इसमें से दो H प्लस निकल सकते हैं। इसका मतलब है -2 का चार्ज इस पर बचेगा। 12 pH पर टायरोसिन पे क्या चार्ज बचेगा? -2 का, क्योंकि इसका ये COOH भी एक H लूज कर देगा और ये फिनोल वाला H भी एक लूज हो जाएगा, क्योंकि दे बोथ आर एसिडिक। तो जब दोनों का H प्लस निकल जाएगा तो स्ट्रक्चर के ऊपर दो माइनस के चार्ज बने रह जाएंगे। बात समझ? और जब ये दो माइनस के चार्ज बने रह जाएंगे तो इसका मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर ओवरऑल -2 का चार्ज होगा एट pH 12। और इसी तरीके से अगर मैं फिनाइल एलानिन को देखूं तो यहां पर सिर्फ एक COH का H जा सकता है, और तो किसी जगह H ही नहीं, एसिडिक ग्रुप ही नहीं। तो अगर pH 12 पे देखूं तो इसके ऊपर -1 का चार्ज होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि pH 12 पर टायरोसिन के ऊपर -2 का है और फिनाइल एलानिन के ऊपर -1 का है। अब आप में से मुझे कोई बताए pH 7 पे क्या होगा? जी जनाब, pH 7 पर जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस। हाँ भाई, कोई नहीं बता सकता? -1 और 0। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी तरीके से अगर हम प्लस pH 2 पर निकालें तो pH 2 पर क्या होगा? pH 2 का मतलब होता है एसिडिक pH, और एसिडिक pH का मतलब होता है इसका कौन सा पार्ट एक्टिव होगा? NH वाला, कि उस पर जाके H प्लस लग जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन में बहुत सारे H प्लस हैं। तो जब H प्लस जाके उस पर अटैच होगा NH2 पर, तो वो क्या बना देगा? वो बना देगा NH3 प्लस, और दोनों ही केस में एक एक ही NH2 है। इसका मतलब है दोनों के ऊपर ही एक एक H प्लस जाके लगेगा और दोनों के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या बन जाएगा? +1+1। समझ आ रही कहानी?
अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली कि एट डिफरेंट पीएच आपके पास जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे अमीनो एसिड्स के, वो सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो pH2 इज नॉट वेरी सुटेबल कि जिससे आप सेपरेशन कर सकें। तो pH2 पर तो दोनों का चार्ज +1 आ रहा है, तो इट इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मेथड टू सेपरेट this tyrosine and phenylalanine at pH 2 buffer solution. Rather, it is good if you use pH 7 or maybe you can use pH 12. They both are fine. अगर pH 7 यूज करोगे तो सिंपल लिख दोगे कि फिनाइल एलेनिन तो चलेगा ही नहीं, वो मूव करेगा ही नहीं, जबकि टायरोसिन प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। और अगर आप pH 12 वाला लिखते हो तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा द फार्दर the spot from the terminal, that is -1 charge phenylalanine, and the closer the mark will be of tyrosine which is -2। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस पर रखता हूं, पहले वाले केस पर ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, तो होगा क्या, और यहां पर आपने अपना मिक्सचर का स्पॉट अप्लाई किया, तो ये -8 की तरफ चलना शुरू होगा। एक मार्क आपको यहां दिखेगा, एक मार्क आपको यहां दिखेगा। इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये आपके पास है टायरोसिन, और ये वाला मार्क किसका होगा, ये होगा फिनाइल एलेनिन का। क्यों चलेंगे दोनों प्लस की तरफ, क्योंकि -1 -2 है। बात समझ आ रही है? जाहिर है टायरोसिन ज्यादा बड़ा चार्ज, इसलिए ज्यादा दूर तक चला जाएगा। और अगर आपके पास नीचे वाली एग्जाम्पल को आप कोट करते हैं तो इस वाली एग्जाम्पल में क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस टर्मिनल, और यहाँ पे आपने अपना सैंपल लगाया था, तो ये जो टायरोसिन है ये तो -1 इसकी तरफ आएगा, जबकि एक इसमें से फिनाइल एलेनिन जो है ना वो यहीं पे रखा रहेगा, ये होगा फिनाइल एलेनिन और ये होगा टायरोसिन। So this is how the separation of this could be done. इनमें से कोई एक उठाएंगे, उसी की रीजनिंग देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने बता दी फिनाइल टायरोसिन। अच्छा जी, उसके बाद देखिए वो कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड ग्लाइसीर। अब ग्लाइसीर का मतलब ये होता है ग्लाइसिन और सीरीन। अब आपने ग्लाइसिन और सीरीन का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा, बस सिर्फ फर्क क्या होगा, फर्क होगा इस आर चेन का, यहाँ पे आर चेन में क्या लगा हुआ है बस। और याद रहे मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉलीपेप्टाइड चेन को रीड करते हैं तो चेन स्टार्ट होती है एन टर्मिनल से और चेन एंड होती है सी टर्मिनल पर। तो अगर आपके पास पहला जो अमीनो एसिड वो कह रहा है लगा हुआ है वो है ग्लाइसिन, ठीक है, तो आप उसके एन टर्मिनल से शुरू करो ताकि एन टर्मिनल कोने पे आ जाए और सी टर्मिनल उसका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए। किससे? सी टर्मिनल सीरीन के एन टर्मिनल से, सही है। तो यहां पर जो COOH था उससे H निकला और वहां से OH निकला, तो यहाँ NH2NH से, तो आपके पास क्या बन गया, CONH का लिंकेज बन गया। और CONH का लिंकेज क्या कहलाता है, पेप्टाइड लिंकेज बायोलॉजी में, और नॉर्मली अमाइड लिंकेज कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे, इसके बाद एक क्वेश्चन जो आप लोगों को और सिखाना है ना मैंने, वो है ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक वर्ड है आइसोइलेक्ट्रिक, तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है नवंबर 2018 का, ये भी आपकी बुक्स में है। इसमें एक वर्ड है आइसोइलेक्ट्रिक, मैं वो मतलब समझाना चाह रहा हूं। तो पहले तो उसने कहा कि यूज डेटा बुकलेट उठाइए और डेटा बुकलेट से उठा के वेल लाइस इसका पेप्टाइड बॉन्ड बना दें। तो एन टर्मिनल से आपने शुरू किया, तो इसका मतलब है वेलिन का एन टर्मिनल आपने लेफ्ट हैंड पे रखा और आपने उसके बाद कनेक्ट कर दिया उसके राइट साइड को अगले मोनोमर से विच इज लाइसिन के स्ट्रक्चर से। तो CONH का लिंकेज बना दिया और बीच में से ये रहा CONH का लिंकेज।
ठीक है, और आगे से वो अपना पूरा अमीनो एसिड जो बचा था वो बना दिया। तो ये डाइपेप्टाइड हो गया। डाइपेप्टाइड का मतलब है दो पेप्टाइड वाला, जिसके अंदर लिंकेज एक होगा। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं जरा। वो कहता है पार्ट बी में, वो कहता है द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटराइन। और याद रहे ज्विटराइन के बारे में मैं क्या बता के आया था आपको? ज्विटराइन के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा आयन कि जिसमें प्लस चार्ज भी हो और माइनस चार्ज भी हो, उसको कहते हैं ज्विटराइन। तो इस कोई भी अमीनो एसिड को अगर आप देखें तो आर की चेन में अगर कोई एक्टिव ग्रुप इस तरीके का नहीं है, एसिडिक और बेसिक, तो प्लस चीज इधर से NH3 प्लस से, प्लस चीज इसके माइनस चीज के आयन को कैंसिल कर रही होगी, तो प्लस माइनस मेक्स एन ओवरऑल जीरो। तो यूं समझें कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ज्विटर आयन ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, या हम यूं कह सकते हैं ज्विटर आयन ऐसा आयन होता है कि जिसमें जितना H प्लस चार्ज होता है उतना ही OH माइनस चार्ज होता है। तीसरा केस ज्विटर आयन को डिफाइन करने का यह है कि ज्विटर आयन किसी ऐसी स्टेट पर होता है कि जब अमीनो एसिड को न्यूट्रल फील हो। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा है 7 pH पानी की होती है वो न्यूट्रल होती है। यस, पानी के लिए वो न्यूट्रल है 7, लेकिन डिफरेंट अमीनो एसिड्स की जो pH है एट विच दे फील या दे फाइंड देमसेल्फ लाइक न्यूट्रल, वो डिफरेंट होती है, और उसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब यहां पे जरा गौर से पढ़िए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वैलीन का लिखा हुआ है 6। इसका मतलब है 6 आपके हिसाब से एसिडिक इन pH है, लेकिन वैलीन के हिसाब से 6 pH उसकी न्यूट्रल pH है। उसमें वो बिल्कुल ऐसे सोच रहा होगा जैसे जितना मेरे पास H प्लस है उतना ही मेरे पास OH माइनस है, तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। इसी तरीके से लाइसिन की वो कहता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 9.8। इसका मतलब है जब लाइसिन 9.8 pH के सोल्यूशन में पड़ा होगा तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं न्यूट्रल सोल्यूशन में पड़ा हूं, जितना मेरे पास H प्लस है उतना मेरे पास OH माइनस है। तो हर अमीनो एसिड की ये आइसो इलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है ये अलग है, एट विच दे फाइंड द सोल्यूशन नॉर्मल। उनको वो pH पर सोल्यूशन क्या लगता है? नॉर्मल लगता है। अब जरा यहां से ये बात ध्यान में रखिएगा और आइए अब आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि 3 अमीनो एसिड्स और उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपने यहां पर मार्क करने हैं। क्या? वो कहता है 3 स्पॉट्स लेबल करो, और 3 स्पॉट्स में क्या क्या आना चाहिए? वो कहता है अ मिक्सचर ऑफ डाइपेप्टाइड वेल लाइस, ये जो आपने ऊपर बनाया है वेल लाइस, ये एंड इट्स टू कांस्टेंट एनी अमीनो एसिड, यानी वैलिन और लाइसिन अलग अलग, ये दो। तो यानी कि टोटल 3 पॉइंट्स आपने बनाने। एनालाइज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस से यूजिंग बफर एट pH 6। अब pH 6 पर ये बफर है। वो कहता है ड्रॉ एंड लेबल 3 स्पॉट्स। तो पहले तो हम लोग pH 6 पर वेलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। वेलिन का स्ट्रक्चर क्या है? ये देखिए पहले नंबर पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है वेलिन का बनाया था मैंने। तो यहाँ पर इसका मतलब है, समझ लें यहां तक का जो पार्ट है ये वेलिन का पार्ट है, बस इसके CO के आगे COOH कर दें। ठीक है, ये आपने पूरा स्ट्रक्चर उठा के यहां बना लिया और pH 6 पर देखा कि ये क्या होगा। अब pH 6 हमारे हिसाब से तो एसिडिक है, लेकिन उसके लिए वो कहता है द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ वैलिन इज 6, यानी 6 पर ये न्यूट्रल फील कर रहा होगा, यानी कि जितने H प्लस ये लूज कर रहा होगा इधर से COH से, उतने ही H प्लस ये इधर गेन भी कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? एट pH 6 वैलिन की जो चार्ज होगा वो होगा 0, न्यूट्रल। ठीक है, अब आते हैं जरा दूसरे वाले पे, लाइसिन पर। लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा ये मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया था। यहां से वापस आप बाहर निकाल के इसके लिखेंगे तो क्या यही पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, बस पीछे वाले को NH2 लिख दें। अब 9.8 उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है और 6 pH पे आप खड़े हुए इस वक्त, तो 6 pH पर उसको क्या लग रहा होगा? एसिडिक एनवायरमेंट। अब अगर एसिडिक एनवायरमेंट लग रहा होगा उसको, तो मतलब है कि उसको H प्लस आयन सोल्यूशन से ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो H प्लस जाके कहां लग जाएंगे? उसके NH2 वाले पार्ट पे। तो जैसे ही NH2 वाले पार्ट पे लगेंगे तो आप जरा गौर से देखें, इस लाइसिन के स्ट्रक्चर में 2 NH2 के पार्ट है, एक तो ये रहा लेफ्ट साइड पर और एक ये रहा चेन में NH2। तो इसका मतलब है 2 जगह जाके H प्लस जुड़ेगा, और 2 जगह H प्लस जुड़ेगा तो इसका ओवरऑल चार्ज हो जाएगा +2।
ठीक है, तो एट pH7 लाइसीन का चार्ज होगा +2। अब इसी तरीके से अगर मैं वैलिन और लाइसीन के डाइमर की बात करूं कि डाइमर पे इस वक्त क्या चार्ज होगा pH6 पर, तो अब आप ये देखिए, ये पूरा बना हुआ डाइमर, ठीक है, और pH कह रहे हैं आप 6 का मतलब है सोल्यूशन में H+ बहुत ज्यादा है, एसिडिक। अब अगर सोल्यूशन में H+ बहुत ज्यादा है तो इनके हर उस पार्ट पर जिस पर एक H लग सकता है आके लग जाएगा, और मैंने यहाँ पे ग्रीन से सर्किल किया, एक यहां पे लग सकता है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर में कहीं नहीं, और एक यहां आके लग जाएगा NH पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर 2+ का चार्ज होगा एट pH6। तो मैंने यहां पे बना दिया कि वेल लाइस का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा pH6 पे, उसका चार्ज +2 होगा। अब जरा गौर से देखें, यहां पर हमारे पास एक pH वैलिन pH6 पर 0 चार्ज है, pH6 पर लाइसिन +2 चार्ज है, और pH6 पर लाइस और वेल का जो डाइमर है ये भी +2 चार्ज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसने कहा था, उसने क्वेश्चन यहां बना के दिया था कि मिक्सचर अप्लाइड हियर, मिक्सचर यहां था, तो 0 जिसका चार्ज है इसका मतलब है वो तो मूव किया ही नहीं होगा, तो इसीलिए आपने यही मार्क बनाया एक्स पर ही और लिख दिया कि भाई ये मेरा वैलिन है। क्यों? वैलिन बिल्कुल नहीं हिला होगा, उसका चार्ज न्यूट्रल है 6 pH पर, सही है। और यहां पे लिख दी उसकी एक्सप्लेनेशन कि वैलिन इज ज़्वीटराइन, सो इट विल नॉट मूव एट pH6। अब दूसरे वाले को देखें, लाइसिन भी +2 है, और ये जो वैलिन लाइसिन का जो डाइमर है यानी कि डाई पेप्टाइड है, ये भी +2 है। अब जरा मुझे बताइए कि अगर दोनों का चार्ज सेम होता है तो उनकी मूवमेंट दूसरा किस नंबर पर डिपेंड करती थी? उनके मासेस पर। अब जिसका मास इसमें ज्यादा होगा वो थोड़ा स्लो चलेगा, और जिसका मास कम होगा वो फास्ट चलेगा। तो अब अगर और से देखें आप, तो यहां पर ऑब्वियसली लाइसिन एक मोनोमर है, तो लाइसिन का मास कम होगा, तो इसीलिए ये थोड़ा आगे तक जाएगा, इसीलिए मैंने आगे की तरफ मार्क बनाया, उस पर लिख दिया कि ये लाइसिन है मेरा। ये भी +2 है, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे की तरफ बनाया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा, एमआर ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट लिखा वो ये लिख दिया, वेल लाइस एंड लाइस दोनों both possess +2 charge, so they will move towards negative electrode, 1 point. However, due to low MR, lysine will move farther and faster. ठीक है, इसीलिए कोने की तरफ लाइसिन का आपको स्पॉट मिलेगा। जी जनाब, यहां तक मेरी बातें सारी समझ आ गई हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कैसे हो रहे हैं? और देख लो ये क्वेश्चन हेल्दी है। ये देखो, ये 5 नंबर का सवाल ये है, इसीलिए मैंने खुद करा दी ये सवाल, बाकियों को भी कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये टेक्निक के साथ ही करने होते हैं सवाल। ये देखो 5 नंबर का ये पार्ट है, 2 नंबर का ये पार्ट है, 5 और 6 7 नंबर का सवाल। इससे पीछे जो सवाल दिया था वो भी देख लो, 2 3 5 5 और 2 7, और 7 और 3 नंबर की डायग्राम। 10 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं 100 नंबर के पेपर में। 10 नंबर का सवाल सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, समझ रहे हैं? और फिर ये 3 नंबर का सवाल है, 3, और ये ज्यादा 1 नंबर की डेफिनेशन होगी 4 नंबर का यहाँ पे। तो ये देख लें आपके सवाल किस किस लेवल के आ रहे हैं। जी जनाब, यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। अच्छा जी, याद है कोई बात? अब हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हमारा एक आखिरी चैप्टर और बचता है पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक। उसके बाद तो प्रैक्टिस के लिए एक चैप्टर है,
ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड पाथवेज, और उसमें पूरी ऑर्गेनिक, प्लस ये कि आपके जो पास्ट पेपर्स अभी तक आपने पढ़ा है, फिनोल, बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, गैसाइल वगैरह, इसके पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। पहले वो चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है भाई। बस आज के लिए इतना काफी है, अटेंडेंस लगा दो, जाओ। अच्छा जी, अफराज अल्ताफ